हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो चेंजेस एक स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो मूव करने लगेगी, अगर मूव कर रही है तो तेज चलेगी या रुक जाएगी। तो दिस एक सिंगल लाइन का मोशन हमने पढ़ा था, उसको कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। ये जो है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो फोर्स रोटेशन भी कर सकता है। हमने तो देखा था लीनियर देखा था, अब रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। एक चक्कर है, ये एक बॉडी है जिसको हमने पिन कर दिया, यहाँ इसके क्रॉस घूम सकती है। इस पे अगर F1 लगाया तो ये ऐसे घूमने लगेगी, F2 लगाया तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के साथ। तो क्या होता है, जब ये फोर्स लगता है तो ये बॉडी टर्न करने लगती है, तो दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। और पाइवट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके अबाउट घूमती है, ये पाइवट है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक और टर्म है जिसको समझाने के लिए लट्टू, जिसे हम लोग कहते हैं लट्टू या स्पिनिंग टॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा स्पिनिंग टॉप ऐसे से घूमता रहता है, उसके नीचे पिन होता है, तो जो पिन है वो पाइवट हो गया, और उससे सीधी ऊपर वर्टिकल एक लाइन गई जिसके अक्रॉस वो बॉडी घूमती, ऐसे घूमती, उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो फोर्स हमने देखा लीनियर मोशन कर सकता है और रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। लीनियर और रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, जो हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। जब फोर्स लगाया तो ये राउंड बॉडी है जो ऐसे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। तो ये तीन टाइप के मोशंस पॉसिबल हैं, लीनियर, रोटेशनल और रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। लीनियर को ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं। ओके, अब किस चीज पे डिपेंड करता है रोटेशन, किस चीज पे उसका टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर है, ये O पे पाइवटेड है, एक फोर्स F लगा, अगर इसकी लाइन सीधे बढ़ा दें आगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन, ये जो F से F हैश तक, ये ऊपर हैश कहेंगे, इस तक जो लाइन जा रही है उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस पाइवट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, O से P तक एक परपेंडिकुलर आया, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वाला डिस्टेंस माना जाएगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं करेंगे हम लोग, केवल ये वाला डिस्टेंस लेंगे जो परपेंडिकुलर हो। इसको हम लोग मोमेंट आर्म भी कहते हैं। तो जो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितना फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा टर्न करेगी। अगर ये फोर्स बढ़ जाएगा तो और टर्न करेगी। और दूसरा चीज डिपेंड करता है इस डिस्टेंस के ऊपर, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सेम फोर्स पे ज्यादा टर्निंग होगी। अब इमेजिन करो कि ये लाइन ऑफ एक्शन ए यहां से जा रही थी पाइवट के थ्रू, आप सबसे बड़े पहलवान को भी बुला लाएं, गामा पहलवान को भी ला दे और उससे कहें टर्न कर दो, नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होगा, जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पाइवट के थ्रू जाएगी, पाइवट ये पॉइंट है, तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है तो उस केस में डिस्टेंस या मोमेंट आर्म जीरो होगा, तो उस केस में टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, the magnitude of force, higher the force, higher the turning effect, the perpendicular distance between the axis of rotation or the pivot point, ये pivot point और इसके बीच में OP जो है, and the line, this is called the momentum. Actually जो प्रोडक्ट है उसको, जो प्रोडक्ट है दोनों का होता है फोर्स और मोमेंट आर्म को, उसको हम मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। तो इस केस में क्या है, इस मोमेंट ऑफ फोर्स F का क्या होगा, F फोर्स है और OP मोमेंट आर्म है, OP। F अगर न्यूटन में है तो न्यूटन उसकी यूनिट होगी, OP अगर मीटर में तो मीटर। तो यूनिट जो होती है टॉर्क
और मोमेंट ऑफ फोर्स की न्यूटन मीटर होती है। न्यूटन एक स्पेस देंगे, एन कैपिटल में लिखेंगे, एक स्पेस देंगे और मीटर लिखेंगे। ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है? केजीएफ। तो इसकी यूनिट क्या होगी? केजीएफ स्पेस मीटर या ग्राम फोर्स मीटर। सीजीएस यूनिट में क्या होगी? डाइन सेंटीमीटर। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तब क्या होगा? देन 1 kgf मीटर विल बी इक्वल टू 9.8 n मीटर। ये n कैपिटल होना चाहिए, गलत है। और एक 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। आपका सीजीएस सिस्टम में क्या गया? डाइन सेंटीमीटर। दोनों का कन्वर्जन क्या है? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 7 डाइन सेंटीमीटर। और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? केजीएफ मीटर। और एक केजीएफ कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9th में पढ़ा है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट जो होता है, हमने कहा मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। अरे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, वेयर डी इज द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म समझ में आया आपको? मोमेंट आर्म होता है ये, जैसे ये नट है, यहां से इसके बीच का ये डी जो है मोमेंट आर्म। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम थंब, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ये फिगर देखिए, अगर रोटेशन ऐसे है तो आप इमेजिन कीजिए अपने फिंगर्स को रोटेशन के डायरेक्शन में टर्न कर लीजिए, मोड़ लीजिए, कर्ल कर लीजिए, और जो अंगूठा आपका है उसको ऊपर की डायरेक्शन में रखिए। तो जब भी अंगूठा आपको जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा उस डायरेक्शन में आपका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। अगर सपोज ये ऐसे घूम रहा होता तो आपकी फिंगर्स ऐसे टर्न होती और थंब आपका ऐसे होता, तो डिफरेंस है। इस केस में देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक रिंच है जो नट खोलने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक, टायर, ये मोटरसाइकिल मैकेनिक इनको यूज करते हैं। तो ये नट है, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये जो है इसका मोमेंट आर्म है। अब ये खोलने के लिए क्या करते हैं? इसे ऐसे टर्न करते हैं। तो टॉर्क कितना हुआ? F मल्टीप्लाइड बाई डी। किधर रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर अपना कर्ल करेंगे थंब को, फिंगर्स को, तो आप इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और आपका थंब कहाँ रहेगा? बाहर की तरफ। तो इस केस में जब भी एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग होगी या मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपके डायरेक्शन जो है आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन मतलब इससे बाहर निकलता हुआ, आपकी स्क्रीन के बाहर निकलता हुआ। और अगर मोमेंट ऐसे होता तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो अंदर की साइड होता स्क्रीन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में एक चीज मैं सिखा दूं, जब भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, और जब भी मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, टर्निंग, जब भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा तो उसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज क्लॉकवाइज, और उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। अब ये एक बॉडी है, ओ पे पाइवट है, इस पे चार फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स 5 न्यूटन का, एक 2 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लाइन, इनको एक्सटेंड कर लेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, और उस पे पाइवट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ओ ए परपेंडिकुलर आया 5 न्यूटन पे, ओ बी परपेंडिकुलर आया 2 न्यूटन फोर्स पे, ओ डी परपेंडिकुलर आया 3 न्यूटन पे, और ओ सी आया परपेंडिकुलर 6 न्यूटन पे। इनके मैंने डायमेंशंस दे दिए। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ द मोमेंट causes anti-clockwise motion, it is taken positive, and if it is clockwise rotation, it is। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, मोमेंट फोर्स 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या है? फोर्स है, इसका फोर्स 5 न्यूटन है।
पाइवट आर्म मोमेंट आर्म कितना है 1 मीटर। और किधर घुमाएगा ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा, तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका साइन क्या होगा, प्लस। तो मोमेंट कितना होगा, +5 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज +5 न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन वाले को देखिए, 2 न्यूटन, ए इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ए ऐसे घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज जब घुमाएगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म 2, दैट इज 4। साइन क्या हुआ, -4 न्यूटन मीटर। एज दिस टर्न्स द बॉडी क्लॉकवाइज, 2 मीटर इज द मोमेंट आर्म। 3 न्यूटन वाले को देखें, 3 न्यूटन, डिस्टेंस 1.5 है, ये वाला कैसे टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा, मोमेंट विल बी -3 to 1.5 या -4.5 न्यूटन मीटर। 6 न्यूटन वाला कैसे टर्न करेगा बॉडी को, ऐसे कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स कितना है, 6, डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो कितना हुआ मैग्नीट्यूड, 6 × 3 18 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन क्या हुआ, पॉजिटिव। तो जब भी कई सारे टॉर्क्स या कई सारे मोमेंट्स एक बॉडी पे लगते हैं तो उनका हम एडिशन करके नेट मोमेंट निकालते हैं। एडिशन कैसे करते हैं, अलजेब्राइक। अलजेब्राइक में मतलब ये है उनके साइंस के साथ ऐड करते हैं। तो +5 -4 -4.5 +18 और ये +14.5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये हुआ इतने सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है वो 14 न्यूटन मीटर है और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो मोमेंट हम फिर से डिफाइन कर दें, मोमेंट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें मोमेंट बढ़ाना है तो हम फोर्स से बढ़ा सकते हैं या इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज अ वेक्टर। Sorry, we missed this. Okay. We have learnt that about the sign of convention of the moment of force or torque. रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपके ऊपर कई सारे बॉडी पे कई सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं जो कि उसके ऊपर टॉर्क या मोमेंट करते हैं। तो नेट टॉर्क इज द सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क्स। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया, हमने ये भी बताया था कि मोमेंट बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज मोमेंट आर्म कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आदमी है, इसको बहुत मुश्किल से खुलने वाला नट है, तो इसने रिंच लगाया और उसका रिंच की लेंथ देखिए कितनी की। क्यों, क्योंकि ये एक सर्टेन ही फोर्स लगा सकता था, टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो उसने क्या किया, उसको याद आया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। उसने कहा ठीक है, मोमेंट आर्म हम बड़ा कर लेंगे तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। इसी तरह से स्क्रू जैक होता है। स्क्रू जैक क्या होता है, गाड़ी को उठाने के लिए। गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसको स्क्रू जैक लगा के उठाते हैं, उसका हैंडल बहुत बड़ा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि मोमेंट आर्म बड़ा हो। मोमेंट आर्म बड़ा होने से क्या होता है कि लार्जर मोमेंट या टॉर्क मिलता है। आपने सड़क के किनारे अगर कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपने टायर पंक्चर शॉप देखी होंगी। उसमें कई बार देखेंगे कि एक मैकेनिक का लड़का या मैकेनिक, छोटा सा मैकेनिक है, हाइट में कम है, वेट में कम है, वो पाइप जो है व्हील रेंच, जो व्हील को खोलने के लिए रिंच होता है, उसमें एक हॉलो पाइप डाल के उसकी लेंथ बढ़ा देता है ताकि उसका मोमेंट आर्म बढ़ जाए और वो हार्ड नट्स या रस्टेड नट्स को आराम से खोल लेता है। ये एडवांटेज है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क देखते हैं। डोर है, डोर जब खोलते हैं तो डोर अपना ये हिंज पे, कब्जों पे होता है जो दीवार पे लगे रहते हैं और ये पोर्शन डोर का आगे पीछे खुलता है। इसमें ये हैंडल होता है। आपने हैंडल देखा होगा कि डोर के बिल्कुल कोने में होता है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं खोलने के लिए तो ये आपका जो डिस्टेंस है, जो हिंजेस के ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस जो है मोमेंट आर्म। और F लगाया तो जो टॉर्क लगा वो Ft लगा। अब मान लीजिए आप यहां से लगाते हैं तो आपका मोमेंट आर्म कम हो गया तो ज्यादा फोर्स लगाना होगा,
और यहाँ से खोलना चाहेंगे तो और मोमेंट आर्म कम हो गया तो और फोर्स लगाना, और अगर यहाँ से खोलना चाहिए तो आप 10 लोग भी खड़े होके अगर खोलना चाहेंगे तो नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कोइंसाइडिंग विद द पाइवट पॉइंट। इसमें मोमेंट आर्म इस पॉइंट पे बिल्कुल जीरो है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से चक्की, अभी आजकल तो चक्कियां कम दिखाई देते हैं, जिनके गांव में घर हैं वो देखेंगे गांव में चक्की लगी रहती है। अब तो पिक्चर में भी वो डायलॉग नहीं आते कि जेल में चक्की पीसनी है जेल वाला, लेकिन चक्की इस टाइप के होते हैं, एक स्टोन होता है जो रोटेट करता है, इस पॉइंट पे ये पाइवट होता है, और आटा इसमें से डाला जाता है, नीचे से आटा निकल जाता है, वो गेहूं इधर से डाला जाता है, आटा इधर से निकलता है। इसमें ये हैंडल होता है जिसको पकड़ के रोटेट करते हैं। ये जो ग्राइंडिंग स्टोन है, हैंड ग्राइंडिंग स्टोन, इसमें भी फोर्स यहाँ लगाया जाता है, और ये जो डिस्टेंस है ये मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट, इसका भी हैंडल बाहर की साइड इसलिए लगाया जाता है कि मोमेंट आर्म बड़ा हो। मोमेंट आर्म बड़ा होने में कम फोर्स में ज्यादा मोमेंट लगेगा। अगर ये हैंडल अंदर की साइड होता तो ज्यादा फोर्स लगाना होता। तो क्योंकि अब याद कर लीजिए मोमेंट कितना हुआ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो D is in these example is the moment arm and F is the force। और आगे देखते हैं रिंच जो हमने दिखाया था टायर खोलने के लिए, नट खोलने के लिए, ये नट है, इसमें रिंच जाके फंस जाता है और आप इसमें फोर्स लगाते हैं खोलने के लिए। तो आप खोलने के लिए हमेशा नट को इस डायरेक्शन में खोलता है, टाइट करने के लिए हमेशा इस डायरेक्शन। तो इसमें डी जो है रिंच का जो है, ये डी जो है डिस्टेंस, ये हमारा मोमेंट आर्म हुआ, ये फोर्स लगा तो एफ डी हमारा टॉर्क हुआ। ये क्या है, ये स्टीयरिंग है, कार का स्टीयरिंग। कार जब भी आप टर्न करते हैं, मान लीजिए बाएं साइड आपको टर्न करनी, तो आप एक राइट हैंड वाले हैंड्स को ऊपर फोर्स लगाएंगे, इससे नीचे लगाएंगे। अब इस केस में क्या हुआ, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इसका मोमेंट आर्म ये है, इसका मोमेंट आर्म ये है, तो इस फोर्स का कितना टॉर्क हुआ, एफ इंटू डी। किधर टर्न कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या साइन हुआ, प्लस एफ डी। इस फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्टेंस ये है, तो मोमेंट आर्म ये कितना का मोमेंट हुआ, एफ इंटू डी। किधर टर्न कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कितना टॉर्क हुआ, प्लस एफ डी। अब एक बॉडी पे दो टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं, तो उनका अलजेब्रिक सम टोटल टॉर्क होगा, तो क्या होगा, एफ डी प्लस एफ डी बराबर 2FD। ये केस है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल है एफ इधर, एफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल फोर्सेस हैं, नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन। एक्टिंग इन द सेम लाइन का मतलब होता है एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है और उसी लाइन में यहाँ पे लग रहा होता है, हमने नॉट एक्टिंग इन द सेम, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ऐसे को हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको कपिल कहा जाता है। तो वी विल मूव फर्दर एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। कपिल, ओके, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल है और नॉट एक्टिंग द सेम लाइन। एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। हमने नॉट एक्टिंग द सेम लाइन के अंदर, अगर इसी लाइन में एक्ट कर रहा होता है तो सेम लाइन होता है। दे कंस्टिट्यूट अ कपिल। अब कपिल में क्या होता है कि द मोमेंट ऑफ अ कपिल इज for and either force is F multiplied by the total distance. The moment of a couple is F multiplied by D, where F is either force और जो D है distance between the two forces, जिसको हम couple arm कहते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल जो स्टीयरिंग का देखा था वो couple ही का एग्जाम्पल था। तो moment of a couple is either force multiplied by couple arm. Couple arm ये है distance between। रोटेशन जब भी होता है तो वो पेयर ऑफ फोर्सेस होता है। अरे अभी तक तो हमने दिखाया था कि नट जो है हमने एक रेंच पे एक फोर्स लगाया उससे हो जाता है। एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन में आता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या आता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो जब हम नट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो नट जो है रेंच के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन। तो ये क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है।
not acting in the same line, they constitute a couple. क्या हुआ कपल का? F either force F multiplied by D. तो वही चीज हुई जो हम लोगों ने पहले की थी। कपल के डे टू डे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये कार रिंच है जो कार को खोलने के लिए, टायर खोलने के लिए होता है। इसमें दो हैंड इस टाइप से, ये टायर के नट में फंसा दिया गया, तो दोनों हाथ से आप एक साइड, इधर से एक साइड फोर्स लगाएंगे, इस साइड दूसरी। इनका कपिल का आर्म कितना हुआ? ए बी, और फोर्स लगा एफ, तो कितना हुआ मोमेंट? कितना हुआ? एफ इंटू ए बी। इसी तरह से हम टैप देखते हैं, रोज टैप खोलते हैं। टैप को हम जब पकड़ते हैं तो एक साइड अब अंगूठे से फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड अपोजिट इक्वल फोर्स हम उंगलियों से लगाते हैं, और उनके बीच का कपिल आर्म कितना होता है? ये टैप की साइज, जो टैप की डायमेंशन है। अगर मान लीजिए ये ऊपर की, ये जो टर्न करने वाला है, ये टूट जाए, तो क्या आप टैप खोल लेंगे? नहीं, क्योंकि आप फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे। कपिल आर्म जीरो हो गया, तो आपका मूवमेंट जीरो हो गया। तो तुरंत आप क्या करेंगे? अपने प्लम्बर को बुलाएंगे कि भाई मेरा टैप ठीक करो। पानी की बोतल भी हम लोग जब खोलते हैं, या जैम की बोतल खोलते हैं, कोई भी बोतल खोलते हैं, तो हम कपिल लगाते हैं। इसमें भी अंगूठे और उंगली से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और इसमें कपिल आर्म कितना होगा? जो डायमीटर होगा बोतल की कवर का। रोज चाबी खोलते हैं, ताला खोलते हैं, उसमें भी हम दो फोर्स लगाते हैं। जो चाबी की ऊपर वाला हिस्सा है उस पर दो फोर्स लगाते हैं, ये भी हमारा कपिल है। स्टीयरिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी हम कपिल लगाते हैं। इसमें मोमेंट आर्म कितना होता है? कपिल आर्म होता है ए बी, फोर्स एफ लगा, तो ये कपिल के कुछ एग्जांपल्स। चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स। हमने पढ़ा था कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड of force and the perpendicular direction distance between the pivot and the line of action of force. या कह सकते हैं the rotational effect of force depends on the moment of the force which is equal to force multiplied by the moment arm. How do you assign the sign to clockwise anti-clockwise moment of force? Clockwise को हम negative sign देते हैं और anti-clockwise को positive. Why is it easier to open a door by applying the force at the free end of it? दरवाजे को खोलने के लिए सबसे बाहर वाले हिस्से पे क्यों हम फोर्स लगाते हैं? क्योंकि हमें ज्यादा मोमेंट आर्म मिल जाए। What do you mean by the axis of rotation? The line passing through the pivot से लाइन perpendicular to the plane of rotation. मान लीजिए रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये ए ऐसे हो रहा है, तो ये प्लेन हुआ, ये पाइवट है, तो इसमें लाइन परपेंडिकुलर क्या हुई? अंदर और बाहर निकलने वाली लाइन, जो आपकी स्क्रीन के बाहर निकल रही है और एक वही लाइन अंदर जा रही है, वो परपेंडिकुलर है आपकी स्क्रीन के, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। लट्टू वाला एग्जांपल याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, a man can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of 0.4 meter. What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 Newton? तो अगर उसके पास रिंच है जिसका हैंडल 0.4 मीटर है, तो वो नट खोलने के लिए उसने 150 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो हमें ये देखना है कितना टॉर्क लगता है। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म, 150 into 0.4 that is equal to 60 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये वो टॉर्क है जिस पे नट खुलेगा, इससे कम टॉर्क से नट नहीं खुलेगा। अब मान लीजिए वो 60 न्यूटन, उसके हाथ में चोट लग गई है, कुछ कम मोच आ गई, तो 60 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है। तो अगर 0.4 पे लगाएगा तो कितना होगा? 60 into 0.4 that is 24 न्यूटन मीटर। नट नहीं खुलेगा तो क्या करेगा? लंबा रिंच लाएगा। अब लंबे रिंच में उसने क्या किया कि लेट द लेंथ बी एक्स डी,
तो अब 60 न्यूटन उसने फोर्स लगाया, डी उसका मोमेंट आर्म हुआ, तो उसका कितना हुआ 60 इंटू डी न्यूटन मीटर टॉर्क हुआ। अब खोलने के लिए कितनी टॉर्क की जरूरत है 60 न्यूटन मीटर की, तो ये दोनों अगर बराबर करते हैं तो 60 डी इक्वल टू 60 और डी इक्वल टू 60 अपॉन 60 और डी इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 मीटर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी कम फोर्स लगाना होगा तो मोमेंट आर्म बढ़ाना होगा। अगर ये ज्यादा फोर्स लगा सकता था तो कम पे भी वो खोल लेता, लेकिन फोर्स कम लग रहा है तो इसलिए मोमेंट आर्म 0.4 मीटर से ज्यादा लगेगा। ओके, अब लेट्स लुक एट द नेक्स्ट। दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन के, 5 न्यूटन के। ओ पॉइंट है जहां पे पाइवट है, 50 सेंटीमीटर ये है और 50 सेंटीमीटर ये। तो जब भी कैलकुलेशंस होंगे तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट मोमेंट क्या। अगर हम बी पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो किधर घुमाएगा, इससे ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नो, राइट, यू आर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का साइन क्या होगा मोमेंट का, पॉजिटिव। तो 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, तो 5 इंटू 0.5 कितना हुआ 2.5 न्यूटन मीटर। ओके, और इसी तरह से ये किधर टर्न कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, तो इसमें कितना होगा 5 इंटू 0.5 2.5 न्यूटन मीटर। दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव 5 न्यूटन मीटर। ये देख लीजिए, ये है प्लस, इसमें 5 इंटू 0.5 किया, इसी तरह से दूसरे में 5 इंटू 0.5 किया, दोनों को टोटल किया तो ये हो गया 5 न्यूटन मीटर। अरे ये तो कपल भी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन। तो कपिल आर्म कितना बड़ा हुआ 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ईदर फोर्स कितना हुआ 5 न्यूटन, तो 5 इंटू 1 5 न्यूटन मीटर। इजी, ओके। इस क्वेश्चन में देखिए एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, पी पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि पहले कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पी। तो पी पे हमें इस डायरेक्शन डिस्टेंस तो मालूम है, यहां से यहां तक का मोमेंट आर्म कितना है 0.5, इसका कैसे निकालेंगे इस फोर्स के। तो ये जो है इसके बिल्कुल नीचे एक परपेंडिकुलर पॉइंट है ओ। अगर ये पूरा डिस्टेंस 0.2 है और ये 0.05 है तो ये कितना होगा 0.2 माइनस 0.05 0.15। अब पी पे देखते हैं, ये फोर्स किधर टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज, तो साइन कितना होगा माइनस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ है मोमेंट आर्म 0.15, तो हमने कहा माइनस 25 न्यूटन मीटर इंटू ओपी, और ओपी कितना हुआ 0.15, तो therefore the moment is minus 2.25 into 0.15 न्यूटन मीटर और minus 3.75 न्यूटन मीटर। नेगेटिव इसलिए बिकॉज इट इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज है, ये मिस्टेक है। नेगेटिव बिकॉज इट इज टर्निंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज याद कर लीजिए। अब ये राइट हैंड साइड वाला क्या है, राइट हैंड साइड भी इसे क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। इसमें मोमेंट आर्म कितना हुआ 0.05, तो इसमें क्या हुआ 0.05 और मल्टीप्लाई किया 0.05 से तो माइनस 1.25। इन दोनों को फिर से बताया कि इफ देयर आर मोर देन वन कपल यू कैन ऐड देम विद द साइंस, तो दोनों को ऐड करोगे -5 न्यूटन। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसलिए -5 न्यूटन मीटर। अब क्यू के केस में देखिए, क्यू के केस में इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म कितना हुआ 0.2 मीटर, तो इस फोर्स किधर टर्न कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा है, तो साइन क्या होगा माइनस होगा। कितना मोमेंट हुआ 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 दैट इज 5 न्यूटन मीटर
माइनस साइन के साथ। इस फोर्स का कितना होगा मोमेंट? यहां पे ये कपिल आर्म 0 है क्योंकि फोर्स का पाइवट के थ्रू जा रहा है, तो कपिल आर्म 0 है, सॉरी मोमेंट आर्म 0 है, तो 25 इंटू 0 इज 0। तो जो टोटल मैग्नीट्यूड हुआ, टोटल मोमेंट हुआ वो -5 न्यूटन मीटर, इसकी वजह से -0 इसमें ऐड कर दिए तो -5 न्यूटन मीटर। हम लोग एक चीज इसको बड़ी आसानी से मिस करते हैं, ये क्या है? ये भी कपिल है। Equal and opposite forces not parallel to each other, not acting in the same way. किधर टर्न करेंगे? ये क्लॉकवाइज और साइन में माइनस का। क्या रूल है कपिल का? ईदर फोर्स, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय द कपिल आर्म 0.2 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए 5 न्यूटन मीटर। साइन क्या हुआ? -5 न्यूटन मीटर। तो इस केस में, कपिल के केस में, जब भी कपिल हो तो उनका कहीं पे भी, उनके बीच में कहीं भी यहां से लेना हो या यहां से लेना हो या यहां से लेना हो, कपिल का हमेशा मोमेंट उतना ही आएगा, कपिल मोमेंट। और उसको निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द कपिल आर्म। ओके, thank you dear students, I think this class has been very fruitful। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।